सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस मेजर प्रश्न पत्र, जिसका नाम है आहार विज्ञान एवं चिकित्सकीय पोषण। आहार विज्ञान एवं चिकित्सकीय पोषण के अंतर्गत आप लोगों का एक टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आज की क्लास में हम जानेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है और ये किससे संबंधित बीमारी होती है। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये हृदय से संबंधित बीमारी होती है, जिसको कार्डिक डिजीज के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले इसके परिचय को जान लेते हैं। इस रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवारों में जो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है, इस रोग में जो रक्त नलिकाएं होती हैं, उनकी जो आंतरिक दीवार होती है उसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का जमाव हो जाता है। जो आंतरिक नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, तो वो नलिकाएं जो होती हैं उनकी आंतरिक जो दीवार होती है, अंदर की जो दीवार होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई पाइप है, ये मान लीजिए एक पाइप है और इसमें से पानी का फ्लो होता है, इसकी जो आंतरिक दीवार होती है। तो इसी तरह से रक्त जो धमनियाँ होती हैं, शिराएं होती हैं, धमनियों में ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। धमनियों की जो आंतरिक दीवार होती हैं उसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का जमा हो जाता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें जमने लगती हैं, जिसके कारण ये पतली होती चली जाती हैं। और जब ये पतली हो जाएंगी तो इसमें ब्लड का फ्लो सही से नहीं होगा, और इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके कई चरण होते हैं। लास्ट में रोगी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें जब ब्लड का प्रेशर आएगा वो सह नहीं पाएगा और यहाँ पे प्रेशर के कारण ये दीवारें फट जाती हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। और सबसे जो पतली नलिकाएं होती हैं वो मस्तिष्क की होती हैं, और उसमें रक्त नलिकाओं के फटने के ज़्यादा चांस होते हैं, जिसके कारण ब्रेन हैमरेज की समस्या हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो जाना आदि जो डिजीज हैं वो दिखाई देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रोग की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है, इस रोग की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इस रोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। इस रोग में जो नलिकाएं होती हैं रक्त की, उसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, जिसके कारण कि पतली हो जाती है, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस रोग की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्था होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम अवस्था में क्या होता है। प्रथम अवस्था में रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसा युक्त धब्बे से पदार्थ जमने लगते हैं। जो इस रोग की पहली अवस्था होती है, इसमें जो रक्त धमनियां होती हैं, तो उसमें सबसे पहले जो वसा युक्त धब्बे से पदार्थ होते हैं वो उसके जो रक्त धमनी होती है उसके आंतरिक भाग में इनका जमाव होना शुरू हो जाता है। धमनियों के आंतरिक सतह पर पीले रंग के ये वसा युक्त पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल संयोजक तंतुओं में जमा हो जाते हैं। धमनिया का जो आंतरिक भाग होता है या फिर आंतरिक सतह होती है, इसमें ये जो वसा युक्त धब्बे होते हैं पीले रंग के, वसा युक्त पदार्थ तथा कोलेस्ट्रॉल संयोजक तंतुओं के रूप में जमा होने लगते हैं, जो अगर ऐसे देखा जाए तो वो हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं। द्वितीय अवस्था में, इस रोग की द्वितीय अवस्था में क्या होता है, इस रोग की द्वितीय अवस्था में धमनियों में वसा तथा कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ महीन रेशे जैसे बन जाते हैं। जब इस रोग की प्रथम स्टेज में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो इसकी दूसरी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसमें धमनियों के अंदर जो वसा और कोलेस्ट्रॉल के संयोजक तंतु जम जाते हैं वो धीरे धीरे रेशे का रूप लेना शुरू कर देते हैं। इनमें वसी अम्ल, लाइपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, जटिल कार्बोज तथा रेशे उपस्थित रहते हैं। ये जो रेशे होते हैं, इस रेशे में आपका वसी अम्ल हो गया, लाइपोप्रोटीन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैल्शियम हो गया, जटिल कार्बोज इसमें उपस्थित रहते हैं। इन पदार्थों की मात्रा जो होती है इतनी बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्त धमनियों का ल्यूमेन ही संकरा तथा पतला हो जाता है।
ये जो पदार्थ होते हैं रेसे के रूप में, इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो रक्त धमनी होती है, इसके जो आंतरिक भाग होते हैं उसमें जो ल्यूमेन होता है चौड़ा वाला भाग, वो धीरे-धीरे पतला या फिर शंकरा हो जाता है, जिससे रक्त बहने हेतु पतला स्थान मिलता है। जब रक्त धमनियों का जो आंतरिक भाग होगा उसमें जब चीज़ें जमना शुरू हो जाएँगी तो वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो जो रक्त पहले बिल्कुल अच्छे फ्लो में बहता था धमनियों में, अब वो उतने अच्छे ढंग से नहीं बह पाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि धमनियों में ये सारे पदार्थ जमा हो जाते हैं और उसको पतला कर देते हैं। पतला होने के कारण क्या होगा, दबाव ज़्यादा पड़ेगा और ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे-धीरे होता है, जिसके कारण दबाव ज़्यादा होने के कारण और ब्लड थोड़ी मात्रा में पास होने के कारण इन धमनियों को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, तो इनके फटने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए तृतीय अवस्था को जान लेते हैं। इस अवस्था में धमनियों में जमे हुए वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च आदि पदार्थ कुछ नरम तथा कोमल हो जाते हैं। जब तीसरी अवस्था आती है तो इसमें जो धमनियों के अंदर वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च आदि पदार्थ जमे हुए होते हैं, वो धीरे-धीरे नरम और कोमल हो जाते हैं, धमनी में घाव हो जाते हैं। धीरे-धीरे क्या होता है, धमनी में घाव बनने लगता है, इस कारण धमनियों की आकृति बिगड़ जाती है। जब धमनी में घाव हो जाता है तो घाव के कारण जो धमनी की आकृति होती है वो धीरे-धीरे बिगड़ने लगती है। घाव के निचले भाग में रेशेदार पदार्थों तथा कैल्शियम का जमाव हो जाता है। जो धमनी में घाव हो जाते हैं उसके निचले भाग में रेशेदार पदार्थ और कैल्शियम धीरे-धीरे जमने लगता है, जो रक्त प्रवाह की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब ये रेशेदार पदार्थ और कैल्शियम घाव वाले निचले भाग में जमा होने लगते हैं, ये रक्त प्रवाह की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण रक्त प्रवाह की जो प्रक्रिया है उसमें धीरे-धीरे रुकावट उत्पन्न हो जाती है। जो रक्त प्रवाह की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, रक्त प्रवाह के बाद रक्त का थक्का बन जाता है। जब इसमें घाव हो जाते हैं और उसके नीचे रेशेदार पदार्थ और कैल्शियम जमा होने लगते हैं, तो धीरे-धीरे ये रक्त प्रवाह को प्रभावित करते हैं और बाद में रक्त का थक्का बनने लगता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव हृदय पर पड़ता है। जब रक्त में थक्का बनना शुरू हो जाता है, तो इसका जो हानिकारक और विपरीत प्रभाव होता है, वो हृदय पर पड़ने लगता है। यदि रक्त का थक्का मस्तिष्क की धमनियों में आकर अटक जाता है, तो मस्तिष्क को रक्त नहीं मिलता है। जो रक्त का थक्का जमने लगता है तो धीरे-धीरे क्या होता है, इसका हृदय के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यदि यह थक्का मस्तिष्क की कोशिकाओं में या फिर रक्त धमनियों में बनता है और मस्तिष्क की धमनियों में आकर अटक जाता है, तो मस्तिष्क को रक्त नहीं मिल पाता है। ये जो थक्का होता है, अगर मस्तिष्क की धमनियों में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर के अटक जाता है, तो ऐसी स्थिति में मस्तिष्क को रक्त नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न होने लगती है। जब मस्तिष्क को रक्त नहीं मिलता है और वहाँ पे जाकर के नलिका में थक्का जम जाता है, पास नहीं हो पाता है, तो रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त नलिकाएं फट जाती हैं और रक्तस्राव होने लगता है। यह रक्तस्राव मस्तिष्क में होता है, क्योंकि जो थक्का फंसा हुआ है या फिर अटका हुआ है वो मस्तिष्क की धमनियों में जाकर के फंसा हुआ है, तो उसमें जब प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के साथ भी जब वो अटका हुआ जो रक्त का थक्का होता है वो पास आउट नहीं होता है, जिसके कारण धमनियों पे दबाव पड़ने लगता है और धमनियाँ फट जाती हैं और रक्त स्राव हो जाता है, जिसको हैमरेज कहते हैं। तो ये जो हैमरेज होता है वो मस्तिष्क में ही होता है, फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है या फिर बालक होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, इसके बारे में रोगी को भी पता नहीं चलता है। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण कई रोग हो जाते हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है एंजीना पेक्टोरिस, दूसरा है हृदय अंतरोध, तीसरा है हृदय रोग गलन,
तो ये जो होता है, बीमारी जो होती है एंथेरोस्क्लेरोसिस, इसके कारण कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई रोग के अंतर्गत जो मुख्य रोग हैं उनको सम्मिलित किया गया है। जो मुख्य रोग हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है एंजीना पेक्टोरियस, दूसरा है हृदय अंतरोध, तीसरा है हृदय रोध गलन। तो ये जो है मुख्य रूप से 3 बीमारियां हो जाती हैं। धमनियाँ लचीली रक्तवाहिकाएँ होती हैं। जो धमनियाँ होती हैं ये लचीली होती हैं और रक्तवाहिकाएँ होती हैं, क्योंकि इसमें निरंतर रक्त का प्रवाह होता रहता है। ये रक्त को हृदय, गुर्दा, यकृत, मस्तिष्क तथा शरीर के अन्य अंगों को शुद्ध रक्त ले जाती हैं। जो धमनियाँ होती हैं ये हृदय, गुर्दा, यकृत, मस्तिष्क तथा शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको शुद्ध रक्त पहुँचाने का काम करती हैं। प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ ही धमनियाँ फैलती हैं। प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ ही, जब हृदय धड़कता है तो जो धमनियाँ होती हैं ये फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। हृदय के धड़कने के साथ ही जो धमनियाँ होती हैं इनमें फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इनके फैलने सिकुड़ने से रक्त आगे की ओर बढ़ता है। ये जो फैलने सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, इन्हीं के सहारे जो रक्त होता है वो आगे बढ़ने का कार्य करता है। अगर ये फैलने सिकुड़ने की क्रिया नहीं होती तो जो रक्त है वो आगे नहीं जा पाता। रक्त परिसंचरण क्रिया को पूरा करता है। ये फैलने और सिकुड़ने की क्रिया के माध्यम से ही जो रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है वो पूरा हो पाती है और इस तरह के कार्य में हृदय सपोर्ट करता है, जो कि एक पंप के रूप में ब्लड को फ्लो करता है। परंतु धमनियों की आंतरिक दीवारों पर वसा, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड एवं अन्य पदार्थों के जम जाने से इनका लचीलापन समाप्त हो जाता है। परंतु जो धमनियाँ होती हैं इनकी आंतरिक दीवार जो होती है इस पर वसा, लिपिड, ट्राइग्लिसराइड एवं अन्य पदार्थ के जम जाने से इनका जो लचीलापन होता है वो समाप्त हो जाता है। ये क्या हो जाती हैं? कड़ी या कठोर हो जाती हैं। इनकी कोशिकाएं कठोर एवं दृढ़ हो जाती हैं। इन रेशेदार पदार्थों का जमाव हो जाता है तो रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। ये जो रेशेदार पदार्थ होते हैं इनका जब जमाव धमनियों में हो जाता है तो रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। कभी-कभी धमनियों पर चोट लगने पर रक्त के थक्के बन जाते हैं जो धमनियों की दीवारों से चिपक जाते हैं। कभी-कभी कोई चोट हो जाता है, गंभीर चोट हो जाती है, जो क्या करती है रक्त का जो थक्का होता है वो बन जाता है, वह जाकर के धमनियों की दीवार से चिपक जाता है तथा धमनियों को सकरा या फिर पतला कर देता है। अतः रक्त प्रवाह धीमी गति से होने लगता है। इस स्थिति को एंजीना पेक्टोरियस कहते हैं। इसमें पता चला कि एंजीना पेक्टोरियस में क्या होता है, जो रक्त की धमनियाँ होती हैं उनमें चोट के कारण जो रक्त के थक्के होते हैं वो धमनियों की दीवार से जाकर के चिपक जाते हैं और धमनियों का जो रास्ता होता है उसको पतला कर देते हैं, जिसके कारण जो रक्त प्रवाह होता है वो सामान्य गति से नहीं हो पाता है बल्कि धीमी गति से होता है। तो इस स्थिति को एंजीना पेक्टोरियस कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं रक्त में लिपिड स्तर को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। जो रक्त में लिपिड का स्तर होता है उसको कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें जो है पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के कारण जो रक्त में लिपिड का स्तर होता है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि ये जो लिपिड का स्तर होता है अगर हमारे किसी वंशज में होता है तो वो धीरे-धीरे स्थानांतरित होते-होते अगली पीढ़ी में भी उस तरह के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आयु भी प्रभावित करता है रक्त में लिपिड स्तर को। ज़्यादातर ये 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों से लेकर के 40 वर्ष तक के जो वयस्क होते हैं, उनमें भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। रक्त वर्ग, कौन-कौन से ऐसे रक्त वर्ग हैं जिनमें लिपिड के स्तर को प्रभावित करते हैं, तो इसमें AB जो होता है, ये लिपिड के स्तर को प्रभावित करता है। AB ब्लड ग्रुप वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनमें लिपिड का स्तर ज़्यादा होता है। आहार के कारण भी लिपिड का स्तर बढ़ जाता है। अगर हम अपने आहार में बहुत ज़्यादा वसा लेते हैं, मक्खन लेते हैं, घी लेते हैं या फिर
अन्य चीज़ों को शामिल करते हैं तो उसके कारण भी लिपिड का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ, जब हम अपने आहार में कोलेस्ट्रॉल युक्त पदार्थ जैसे अंडा हो गया, मांस, मछली, घी आदि को ज़्यादा सम्मिलित करते हैं तो उसके कारण भी रक्त में लिपिड का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। इसके साथ ही कार्बोस युक्त पदार्थ अगर हम अपने आहार में बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण भी लिपिड का स्तर बढ़ जाता है। अगर हम अपने आहार में प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं, मुख्य रूप से अगर हमारे आहार में केसीन की अधिकता होती है, केसीन जो प्रोटीन होती है उसकी अधिकता होती है, तो उसके कारण जो रक्त का लिपिड स्तर होता है वो बढ़ जाता है। धूम्रपान के कारण भी जो रक्त का लिपिड स्तर होता है वो भी बढ़ जाता है। मानसिक तनाव के कारण भी अगर कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता करता है, तो उसके कारण भी उसके रक्त में जो लिपिड का स्तर होता है वो सामान्य लोगों की अपेक्षा बढ़ जाता है। शराब के अत्यधिक सेवन से भी जो लिपिड का स्तर होता है रक्त में वो बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड युक्त जो वसा होती है, अगर हम उसको अपने आहार में अधिक लेते हैं तो उसके प्रभाव के कारण भी जो रक्त का लिपिड होता है वो बढ़ जाता है। आरामदायक स्थिति, अगर हम हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई वसा लेते हैं और आरामदायक स्थिति में रहते हैं, किसी भी तरह का कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी रक्त के अंदर लिपिड का जो स्तर होता है वो सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाता है, जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक होता है। अन्य रोग अन्य रोग जैसे मोटापा हो गया, गठिया हो गया, मधुमेह हो गया, यकृत संबंधी रोग हो गया, वृक्क संबंधी रोग हो गया, तो इन रोग के प्रभाव के कारण भी जो रक्त में लिपिड का स्तर होता है वो धीरे-धीरे आपका बढ़ जाता है और विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म देने का कार्य भी करता है। ये हो गए रक्त में लिपिड स्तर को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप जब भी परीक्षा में लिखेंगे इसको हेडिंग बना के लिखेंगे। चलिए जान लेते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस का उपचार कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, शारीरिक रूप से व्यायाम करना है। प्रतिदिन व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। अगला है मानसिक तनाव से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति है उसको तनाव से दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की चिंता उसको नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को धूम्रपान से बचना चाहिए, किसी भी तरह का धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करना चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको अपने आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है उसको परहेज़ के माध्यम से कम करें। रक्त जमाव को रोकने का प्रयास करें। यदि रक्त में जमाव की ज़्यादा स्थिति हो रही है तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। रक्त जमाव को रोकने के लिए जो भी उपचार है उसको अपनाना चाहिए। नियमित जाँच व दवा लेना चाहिए। नियमित रूप से जाँच करवाना चाहिए और जाँच के अनुसार ही डॉक्टर की परामर्श पर दवा लेना चाहिए। सामान्य वज़न बनाए रखना चाहिए ताकि जो आपका लिपिड स्तर है वो मेंटेन रहे। अल्कोहल के सेवन से बचना चाहिए, जैसे शराब वग़ैरह है इसके सेवन से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उपचार कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं आहार द्वारा उपचार आप कैसे करेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाने पर आहार के द्वारा आप उपचार कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रोटीन को जान लेते हैं। रोगी की आयु, लिंग, शारीरिक वजन तथा कार्यशीलता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए। कैलोरी, आयु, लिंग, वजन व कार्यशीलता के अनुसार रोगी को 5 से 10% कम मात्रा में कैलोरी देना चाहिए। कैलोरी की जो मात्रा है वो आयु, लिंग, वजन, कार्य क्षमता के अनुसार 5 से 10% कम मात्रा में देना चाहिए, सामान्य की अपेक्षा। कार्बोज को देख लेते हैं। स्टार्च के रूप में लेना चाहिए। मिठाई, चीनी, रस, आइसक्रीम आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कार्बोज है इसको स्टार्च के रूप में लेना चाहिए। जो मिठाई के रूप में हो या फिर चीनी के रूप में हो या फिर रस के रूप में हो या फिर आइसक्रीम के रूप में जो कार्बोज मिलता है उसको अपने आहार में शामिल नहीं करना चाहिए, उससे रोगी को बचना चाहिए। वसा वसा को अपने आहार में 20 से 25% तक
शामिल करना चाहिए। 20 से 25% जो कैलोरी है वो वसा से प्राप्त करनी चाहिए। वसा को अपने आहार में उतना ही शामिल करना चाहिए जिससे संपूर्ण कैलोरी का जितनी कैलोरी आपको आवश्यक है उसका 20 से 25% जो भाग होता है वो वसा से प्राप्त करना चाहिए। वानस्पतिक वसा का प्रयोग करना चाहिए। जो पशु जगत से प्राप्त होने वाली वसा है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली वसा है उसका प्रयोग करना चाहिए। इससे रोग में सुधार होता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल को देख लेते हैं। घी, अंडा, मक्खन, मांस आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने के लिए अपने आहार में घी, अंडा, मक्खन, मांस आदि का प्रयोग कम करना चाहिए। खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति को खनिज लवण देना चाहिए। खनिज लवण की जब पर्याप्त मात्रा आहार में रहती है तो इससे रोग की स्थिति में सुधार होता है। विटामिन इसे पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन सी रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो विटामिन सी है उसको हम पर्याप्त मात्रा में लें। इसके साथ ही अन्य विटामिन को ही संतुलित अनुपात में आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि इसमें जो भी जानकारी आपको दी गई है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।